आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इससे पहले मैंने आपसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लेक्चर शेयर किया था। होप कि आपने अच्छे से उसे भी पढ़ा होगा। जैसे कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स डिपेंड करता था कि आप कितनी इनकम कमाते हैं और इनकम के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अगर टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट 10,000 रुपीज से ज्यादा होती है तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। और उसका मीनिंग यही था कि जैसे जैसे आप कमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर 2018-19 में अगर आप कमाते हैं तो प्रीवियस ईयर 2018-19 में ही टैक्स की पेमेंट करेंगे रादर देन असेसमेंट ईयर 19-20। सिमिलर वे में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन आपको निश्चित जो आपकी आय है उसकी पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसी वक्त जब आपको पेमेंट की जाएगी इनकम की तो वो कुछ टैक्स की अमाउंट कट करके आपको वो इनकम प्रोवाइड करेगा। और जो वो टैक्स की अमाउंट कट की जाती है वो फर्दर गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट की जाती है और टैक्स की अमाउंट जो ये प्रेस्क्राइब रेट से ही कट की जाएंगी। और इसीलिए क्योंकि ये आपको इनकम आपके हाथों में आने से पहले ही आपका टैक्स काटा जा रहा है, इसी वजह से इसको कॉल किया जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट बहुत सारे मोड्स, बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट करती है, इनकम टैक्स कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके अपनाती है, जैसे कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपको इनकम देने से पहले ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा। कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसी तरीके से जब आप कुछ गुड्स सर्विसेज कंज्यूम करोगे तो उसी वक्त कुछ गुड्स को लेकर जब आप परचेज करोगे एज अ बायर तो आपको सेलर को कुछ टैक्स की अमाउंट देनी होगी, जिसे बोला जाएगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जैसे जैसे हम कमाएंगे वैसे वैसे टैक्स खुद ही पे करेंगे। और जब हम ये बोलते हैं कि हम खुद ही टैक्स को पे करेंगे, यानी कि अपने आप हम एस्टिमेट कर रहे हैं हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, और उस एस्टिमेशन के बिहाफ पर जब हम टैक्स को रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर रिमेनिंग अमाउंट जमा कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट। सिमिलरली अगर हम सेल्फ असेसमेंट के थ्रू इनिशिएट नहीं लेते हैं तो गवर्नमेंट हमारे पास नोटिस ऑफ डिमांड सेंड करती है। गवर्नमेंट हियर मीन्स असेसिंग ऑफिसर। तो कर निर्धारण अधिकारी हमारे पास सूचना का एक नोटिस भेजेगा, मांग करेगा हमसे कि हम रिटर्न को फाइल करें या रिटर्न में जो हमसे गलती हुई है उसे रेक्टिफाई करें। अब जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं या जिस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं वो है टीडीएस। टीडीएस एक साधन है टैक्स कलेक्ट करने का। जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से टैक्स को कलेक्ट करती है, तो उनमें से वन मीन है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो कभी भी कोई सैलरी की इनकम प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, या डिविडेंड कंपनी से मिल रहा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहा है कोई एसएससी, तो कुछ ट्रांजैक्शंस मेंशन की गई हैं सेक्शन 192 से स्टार्ट होकर सेक्शन 194 LBC। ये सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जहां पर टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होती हैं। और जो टीडीएस या टैक्स डिडक्टर होगा जो टीडीएस को कट करेगा वो बैलेंस अमाउंट को ही असेसी को देगा, यानी कि असेसी मीन्स हेयर पेई, जिसे वो अमाउंट रिसीव होगी। और जो टैक्स डिडक्टर कट करेगा उस टैक्स को गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस ही ये बोलते हैं कि इनकम टैक्स का डिडक्शन होना चाहिए एट सोर्स, यानी कि जहां पे वो इनकम अराइज हुई उसी वक्त ही टैक्स को कट कर देना चाहिए। और जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स, क्योंकि ये रेट्स डिफर भी कर जाती हैं, अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो जैसे ही ये टीडीएस की रेट्स एप्लीकेबल हैं जिस असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर उन प्रोविजंस के आधार पर ही रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट की जाती है।
जिसकी इनकम में से वो टैक्स कट किया गया है, क्या उसको कोई क्रेडिट मिलेगा इस चीज का कि उसकी इनकम आफ्टर टैक्स उसे हाथों में रिसीव हुई, अब टैक्स कट करने के बाद कितनी इनकम आई है उसके हाथ में। फॉर एग्जांपल उसे उसकी ग्रोस सैलरी थी 50,000 बट टीडीएस कट करने के बाद उसे 47,000 रुपीज रिसीव हुए, तो क्या वो 47,000 के बेस पर अपना दोबारा से टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करेगा और फिर दोबारा टैक्स भरेगा, या क्या वे अडॉप्ट करेगा? तो जैसे वो 50,000 रुपए अगर ग्रोस सैलरी है तो ग्रोस हमने पढ़ा है कि ग्रोस टोटल इनकम सबसे पहले कंप्यूट होती है, तो 50,000 ग्रोस सैलरी के बेस पर ही उसकी ग्रोस टोटल इनकम बनेगी। ग्रोस टोटल इनकम बनने के बाद जैसा डिडक्शंस अगर वो अवेल करेगा अंडर सेक्शन 80C टू 80U, टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स बनेगा। अब क्योंकि टैक्स की अमाउंट फॉर एग्जांपल बनती है हमारी 5,000 रुपीज और टीडीएस उसका कट हो चुका है 3,000 रुपीज, तो क्या वो 5,000 रुपए देगा या 2,000 रुपए देगा? आंसर इज वेरी सिंपल कि जब उसको 3,000 रुपए उसकी सैलरी उसको देते वक्त कट चुका है तो उस 3,000 रुपए का उसको क्रेडिट जरूर मिलेगा, यानी कि अब उसे रिमेनिंग अमाउंट 2,000 रुपीज ही गवर्नमेंट को पे करना होगा। और ये सिमिलर वे में हमारा कंसेप्ट है, जैसे हमने बोला कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एक तरीका है गवर्नमेंट का कलेक्शन ऑफ टैक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे टैन की। टैन क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि एक असेसी है, करदाता है, तो उसको अपनी रिटर्न्स पर पैन परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना जरूरी है, जिसके लिए वो फॉर्म नंबर 49 में अप्लाई करता है। फॉर्म नंबर 49 में अप्लाई करने के बाद उसे परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलर वे में जो अब हमारी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा रहे हैं, उनके पास भी एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, और वो अकाउंट नंबर क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन नंबर 10 डिजिट से मिलके बना है, 4 अल्फाबेट्स हैं, फर्स्ट 4, फिर उसके बाद 5 न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं और फिर 1 अल्फाबेट आते हैं। बिल्कुल सेम थिंग जैसा हम पैन नंबर में पढ़ते हैं। पैन नंबर में फर्स्ट 5 हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं और लास्ट अल्फाबेट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले 4 अल्फाबेट हैं, 5 अल्फाबेट नहीं है, 4 अल्फाबेट हैं, 5 न्यूमेरिक नंबर्स हैं, फिर 1 अल्फाबेट है। फर्स्ट 3 लेटर्स यहाँ पे बताते हैं सिटी, जैसे कि यहाँ पे BLR मेंशन है तो BLR मीन्स बेंगलोर। फोर्थ जो अल्फाबेट है यहाँ पे मैंने मेंशन किया R, R स्टैंड्स फॉर राखी, दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट नेम क्या है उस नेम के अकॉर्डिंग, उस टैक्स डिडक्टर के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लेटर आएगा। फिर 5 न्यूमेरिक नंबर्स आएंगे और लास्ट लेटर यूनिक होता है, तो ये रैंडमली अपने आप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असाइन करता है। प्रोविजंस रिलेटेड टू टीडीएस। टीडीएस के प्रोविजंस बहुत वास्ट है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192। जैसे कि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी की सबसे पहले कंप्यूटेशन होगी, जैसा हमने इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में पढ़ा है। सैलरी की कंप्यूटेशन करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अकॉर्डिंग कि जो जो हमारी ग्रोस सैलरी है प्लस अलाउंसेस जो टैक्सेबल बनने हैं प्लस पर्क्स, अगर डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 16 तो वो माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचा तो वो सैलरी है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से। उसके बाद अगर वो ऐसी कोई डिडक्शन अवेल करता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U तो उसको वो अलाउ की जाएंगी, कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता होगा उन डिडक्शन से रिलेटेड। तो वो डिडक्शन देने के बाद जो इनकम फ्रॉम सैलरी उसकी अब यानी कि टोटल इनकम अगर बचती है और उसकी किसी और हेड में इनकम नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U वो उसकी इनकम कहलाएगी टोटल इनकम। अगर उसकी दूसरे हेड्स में भी इनकम है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में वो दूसरे हेड्स की इनकम
प्लस करने के बाद टोटल इनकम बनेगा और टोटल इनकम के ऊपर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग या स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह पे एप्लीकेबल होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी और टोटल टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ऐसा होगा कि हमारा एम्प्लॉयर मंथली बेसिस से कुछ कुछ अमाउंट जो एस्टिमेशन लगाया गया है कि टैक्स लायबिलिटी इतनी बनेगी पूरे साल की, तो उसके अकॉर्डिंग वो मंथली बेसिस से कुछ अमाउंट आपको सैलरी देने से पहले टीडीएस की फॉर्म में कट करेगा, यानी कि वो कुछ टैक्स आपकी सैलरी में से कट कर देगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी। अब टैक्स डिडक्शन मैंने बताया, एक आइडिया होगा एम्प्लॉयर के पास, जैसा कि एम्प्लॉय बताए आपको, एम्प्लॉयर को बताए कि वो सेविंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका LIC प्रीमियम की कुछ अमाउंट वो बताए एम्प्लॉयर को कि इतना मेरा प्रीमियम जाता है, ट्यूशन फीस इतनी है मेरी, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेरी जो डिपेंडेंट पर्सन है या मेरे बच्चे का एजुकेशनल लोन है। वो सारी कंडीशंस देने के बाद वो एक एस्टीमेट यानी कि एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देगा डिडक्शंस का, सैलरी कितनी है, किसी और सोर्स में इनकम है, उन सब का आइडिया एम्प्लॉयर एस्टीमेट लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी बनेगी, पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी बनेगी और उस पूरे साल को फिर जो टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड टैक्स बनता है डिवाइडेड बाय 12 करके, यानी कि पर मंथ बेसिस से टैक्स डिडक्शन की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी और एम्प्लॉयर उस टीडीएस को फिर आपकी सैलरी में से कट करके ही आपको मंथली सैलरी पे करेगा। तो मार्च के मंथ की बात आती है, तो मार्च में अब वो क्या टीडीएस ही कट करेगा? नो, मार्च में सारा जितना आपका टैक्स बनता था टीडीएस की फॉर्म में वो सारा कट कर दिया जाएगा, यानी कि 11 महीने के बाद पेमेंट जो आपको दी गई है टीडीएस कट करके, अगर तब भी वो जो आपका एक्चुअल टैक्स पेबल बनता है, अगर एक्चुअल टैक्स पेबल के इक्वल टीडीएस की अमाउंट अभी कट नहीं हुई है तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी मार्च की सैलरी से कट कर देगा। तो सैलरी का मतलब यहाँ पे यही है कि सारे के सारे एम्प्लॉयर से आपको जो सैलरी मिलती है, सारे के सारे एम्प्लॉयर से, यानी कि आपने 8 महीने किसी ए पर्सन के अंडर काम किया और फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स आप बी के अंडर काम कर रहे हो, तो आप बी को बताओगे, बी एम्प्लॉयर को ये इंफॉर्मेशन दोगे कि ए के अंडर आपने कितनी अर्निंग की और कितना आपका टीडीएस कटा, अकॉर्डिंगली फिर बी आपका एस्टिमेट लगाएगा टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी और फिर वो 4 मंथ्स में टीडीएस की अमाउंट अकॉर्डिंगली कंप्यूट करके कट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अब आप सबको क्लियर होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले एम्प्लॉयर कंप्यूट करेगा, उसमें अगर सैलरी के अगेंस्ट एक लॉस को सिर्फ सेट ऑफ किया जाता है और वो होता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ हमारा उस केस में आता है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, खुद का घर है और लोन लेके वो घर बनाया गया है, तो 30,000 और 2 लाख वट एवर द प्रोविजंस वर, जो भी था सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, वो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की हम डिडक्शन अवेल करते हैं, जिसकी वजह से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। तो अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय अपने इन डिपॉजिट्स की, सेविंग्स की या अदर हेड की इनकम लॉसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो एम्प्लॉयर इनकम फ्रॉम सैलरी में से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को और एडजस्ट करने के बाद जो इनकम आएगी उसके बाद सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स को देखकर आपकी डिडक्शन कंसीडर करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा, उस टैक्स पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज लगाकर, एजुकेशन सेस, मार्जिनल रिलीफ का केस होगा तो सरचार्ज में से मार्जिनल रिलीफ माइनस होने के बाद एजुकेशन सेस लग जाएगा। और अगर आपकी इनकम बहुत कम है, जैसे कि हम कहते हैं 3,50,000 रुपीज से कम है इंडिविजुअल की टोटल इनकम, तो असेसमेंट ईयर 2019-20 में टोटल इनकम अगर 3.5 लाख रुपए से भी कम होगी तो उसे 2,500 रुपए की टैक्स में से रिबेट मिल जाएगी। तो जो भी हमने अब तक प्रोविजंस पढ़े, हम यहाँ पे कंप्यूटेशंस की बात नहीं करेंगे कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होती है, वो आपकी बुक्स में भी आपको प्रोवाइड की गई है और उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में भी ये बताया है।
तो हम यहाँ पे सिर्फ ये कहेंगे कि जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका एस्टिमेशन लगाने के बाद डिवाइडेड बाय 12 मंथली सैलरी में से उस टीडीएस को एम्प्लॉयर कट करेगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स मैं बार बार यूज कर रही हूँ कि कौन कट करेगा, एम्प्लॉयर कट करेगा। किसकी सैलरी में से करेगा, एम्प्लॉय की सैलरी में से करेगा। तो यहाँ पे प्रोविजंस की जब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 192 या फर्दर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे अलग अलग सेक्शंस के अंदर, तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन टैक्स डिडक्टर है। जैसे कि सैलरी के केस में कौन है टैक्स डिडक्टर, एम्प्लॉयर। किसकी सैलरी में से टीडीएस कट किया जाएगा, एम्प्लॉय की। इसी तरीके से हमने हर सेक्शन के अंदर ये कवर करना है कि कौन टैक्स डिडक्टर है, कौन टैक्स डिडक्टी है, यानी कि किसका टैक्स, किसकी इनकम के ऊपर टैक्स कट किया जा रहा है। कौन सी इनकम है सेक्शन 192 के अंदर, एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी जिसके ऊपर टीडीएस की प्रेस्क्राइब्ड रेट्स एप्लीकेबल होंगी। अब प्रेस्क्राइब रेट्स कौन सी है, यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। हम कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल का केस है, अगर इंडिविजुअल सैलरी अर्न करता है और सैलरी अगर उसकी 2.5 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंडिविजुअल हमारा 60 इयर्स और अबव है तो हम 60 to 80 इयर्स में कवर करते हैं 3 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट। अगर सुपर सीनियर सिटीजन होगा, वो अति वरिष्ठ नागरिक होगा, तो उसकी एग्जेम्पशन लिमिट हमारी आती है 5 लाख रुपए तक। यानी कि इतनी इनकम अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस की रेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगी। अब टीडीएस की रेट्स कौन सी हैं, वो सेम ही है जो आपको पढ़ाई गई है कि फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, उससे अबव 5 लाख के ऊपर 20%, अबव 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट्स। सिमिलर वे में वो डिपेंड करेगा कि एज क्या है, तो हम कंसीडर करेंगे स्लैब रेट्स, यानी कि जो आपको स्लैब रेट्स पढ़ाई गई हैं क्लासेस के अंदर। रेट एट विच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एज पर स्लैब रेट्स। कब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्या ऐसा है कि कोई एम्प्लॉय कहे कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए और वो ऑन कर रहा है 6 लाख रुपए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका टीडीएस नहीं कटना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये प्रोविजन जरूर है कि वो विदाउट टीडीएस मंथली सैलरी कभी रिसीव कर सकता है, या ये कह सकता है कि इस मंथ मेरा टीडीएस कम काट दो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सैलरी के टाइम पर आप मेरा टीडीएस ज्यादा काट देना। तो विदाउट टीडीएस अगर पेमेंट वो चाहता है एम्प्लॉय, तो उसको फॉर्म नंबर 13 के अंदर असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा टीडीएस कम काटा जाए या बिल्कुल ना काटा जाए। कुछ कंडीशंस होंगी, असेसिंग ऑफिसर रीजंस जानना चाहेगा कि एम्प्लॉय ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों टीडीएस वो पे नहीं करना चाहता। तो रीजन बहुत जेन्युइन होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय के फैमिली फंक्शंस रहे हैं कुछ, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो चाहता है कि मुझे पूरी सैलरी मिल जाए, और असेसिंग ऑफिसर इस चीज से अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर वो फॉर्म नंबर 13 में एम्प्लॉय की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और टीडीएस प्रोविजन से उसे रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं होगा कि उससे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, उसे टैक्स अल्टीमेटली लास्ट में रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर पे करना होगा। सिमिलर वे में सेक्शन 192 से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। सेक्शन 192 के बाद हमारे पास आता है सेक्शन 193। अब जितने भी हम प्रोविजंस या अलग अलग सेक्शंस कवर करेंगे, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। अब जैसे मैंने कहा कि हमने हर सेक्शन के अंदर ये देखना है कि कौन डिडक्टर है, कौन डिडक्टी है, यानी कि कौन टैक्स काटने वाला है, कौन कटवाने वाला है, कब कितनी अमाउंट तक अगर वो अर्न कर रहा है कोई इनकम तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। सैलरी के केस में जैसे हमने बोला 2.5 लाख तक की इंडिविजुअल की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। सिमिलर वे में अलग अलग सेक्शंस अलग अलग प्रोविजंस को कवर करते हैं। तो सेक्शन 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये कहता है कि अगर आपको यानी कि डिडक्टी को जिसका टैक्स काटा जाएगा, अगर इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे वो अर्न कर रहा है और वो 5,000 रुपए से कम उसको इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव होती है तो कोई टीडीएस कट नहीं होगा।
एग्जेम्प्टेड लिमिट्स, इस टर्म से मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है कि 5,000 रुपए तक का अगर उसका इंटरेस्ट बन रहा है सिर्फ डिवेंचर्स के ऊपर, तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे कोई TDS कट नहीं किया जाएगा। डिवेंचर को छोड़ के अदर देन डिवेंचर कोई और सिक्योरिटी पे उसका इंटरेस्ट बनता है तो उसके ऊपर लाइक कि उसने बैंक में डिपॉजिट कराए हुए हैं और बैंक डिपॉजिट से उसके पास इंटरेस्ट आता है, 10,000 रुपए से कम आएगा तो कोई TDS नहीं कटेगा, 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा तो उसके ऊपर TDS की रेट एप्लीकेबल हो जाएंगी और वो होगा 10%। बट कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बार बार से टैक्स प्लानिंग को प्रमोट करती है कि आप टैक्स प्लानिंग करो, आप कुछ ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करो या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो जिससे आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं हमारे पास, हम कहें कि NSCs नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो ये सब चीजें, इनके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी TDS की रेट्स एप्लीकेबल नहीं होती। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अब अगर इंटरेस्ट कट किया जाएगा तो कब किया जाएगा, यानी कि आपको जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आपने अर्न किया 6,000 रुपए तो TDS 10% कट जाएगा, 6,000 का 10% 600 रुपीज आपका कट जाएगा। तो कब कट होगा, जब आपको इन हैंड वो पेमेंट दे रहे हैं, अगर इन हैंड मिल रहा है तो 600 रुपये तब कट गए। अगर इन हैंड देने से पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके इंटरेस्ट की अमाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है तो जब वो अमाउंट क्रेडिट की गई है 6,000 माइनस 600 यानी कि 5,400 जब क्रेडिट किया तो यानी कि 600 रुपीज की तभी TDS की पेमेंट वहां पे हमारी कट हो गई। तो जो भी दोनों में से अर्ली चीज होगी, पेमेंट हो रही है आपको एक्चुअल की या फिर अकाउंट्स में एंट्री हो रही है, जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग TDS की रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स कट कर दिया जाएगा। Section 194 TDS on deemed dividend under Section 2 subsection 22 clause E। तो सिमिलर वे में मैंने यहाँ कहा है कि डीम डिविडेंड के ऊपर आपको इस सेक्शन के अंदर डिविडेंड मिलता है कंपनी से तो वो टैक्सेबल होगा, यानी कि उसके ऊपर टैक्स कट होगा, पर तभी होगा जब वो 2500 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड होगा, 10% की रेट से TDS कट होगा। दोनों में से जो पहले होगा, यानी कि आपको पहले पेमेंट हो रही है या क्रेडिट हो रहा है आपका अकाउंट इस इनकम से, तो दोनों में जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग 10% से आपका TDS चार्ज किया जाएगा। और डीम डिविडेंड का मतलब अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लोज ई में जो डीम डिविडेंड का मीनिंग डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 194A TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के अलावा जैसे कि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाया है, उस डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है तो TDS कट होगा। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 194A के अंदर। कौन कट करेगा TDS, जिसके भी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं अंडर सेक्शन 44AB। और वो कौन है, जिसकी टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रोस रिसीट्स बिजनेस के अंदर अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए, यानी कि कुल विक्रय उसका अगर या ग्रोस रिसीट्स 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगी, और अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में उसकी ग्रोस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हो जाएंगी तो सेक्शन 44AB के अंडर उस फर्म या कंपनी को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं। तो पेयर यहाँ पे कोई फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं सेक्शन 44AB के अंडर, और इंडिविजुअल और HUF वो भी यहाँ पर पेयर है। यानी कि आपने किसी इंडिविजुअल के पास पैसा जमा कराया तो वो आपको इंटरेस्ट पे करता है तो सेक्शन 194 के अंडर वो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर TDS कट करेगा। अगर पेयर है बैंकिंग कंपनी, पेयर अगर है बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आपने अगर जो आपके अकाउंट्स में बैंकिंग कंपनी अगर इंटरेस्ट की इनकम 10,000 रुपए तक की जमा कराती है सिर्फ,
तो कोई वहाँ पे TDS कट नहीं होगा। सिमिलर वे में अगर बैंक नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसके अलावा कोई और हमारी जैसे हम कहें लोकल अथॉरिटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो अगर वो हमें इनकम प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट की और वो इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तब भी वो TDS अंडर सेक्शन 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि ये लिमिट है। जब इस लिमिट से एक्सीड हो जाएगी, पेयर जो हमें इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड कर रहा है, अगर 10,000 बैंकिंग के थ्रू हमारी ज़्यादा हो जाए, 10,000 से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, या बाकी किसी और पर्सन से हम 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो TDS कट होगा 10% से। क्लियर है? सिमिलर वे में सेक्शन 194B हमारे पास आता है, TDS ऑन लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। बार बार ये बात की जाती है कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम कैजुअल इनकम है, इसके ऊपर स्पेशल रेट से हमेशा टैक्स कटता है और वो टैक्स 30% से कट होता है। एग्जेम्पशन है, यानी कि अगर आपकी लॉटरी विनिंग की अमाउंट 10,000 रुपीज से बिलो होगी, कोई TDS कट नहीं होगा। बट अगर ये 10,000 से एक्सीड करेगा, क्रॉसवर्ड पजल की अमाउंट, विनिंग अमाउंट अगर 10,000 रुपीज से एक्सीड करेगी, तो TDS 30% से चार्ज किया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर। अब तक जितने भी सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं, वहां पे डिडक्टी यानी कि किसकी इनकम में से कट हो रहा है, वो टैक्स वो कट होता है रेजिडेंट से या डोमेस्टिक कंपनी से। यानी कि इंटरेस्ट की इनकम, लॉटरी की इनकम कौन अर्न कर रहा है, रेजिडेंट पर्सन या फिर डोमेस्टिक कंपनी अगर अर्न करती है, तो ये अबव मेंशन सारे सेक्शंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। जो लिमिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, उन लिमिट्स से अबव अगर इंटरेस्ट की, डिविडेंड की इनकम या लॉटरी की इनकम होगी, तो वो अकॉर्डिंगली सेक्शन वाइज उसके ऊपर वो TDS की रेट्स जो मेंशन की गई हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। TDS ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, सेम, अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा विनिंग है तो 30% टैक्स करने के बाद अंडर सेक्शन 194B भी आपको विनिंग अमाउंट की पेमेंट की जाएगी। सेक्शन 194C TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्टर है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर पैन नंबर होगा तो उससे कोई TDS चार्ज नहीं होगा उसको जब पेमेंट की जाएगी कॉन्ट्रैक्टर को, 0%। अगर वो पेमेंट की जाती है इंडिविजुअल को या HUF को, तो 1% से TDS कटेगा, और बाकी और कोई कंपनी या कोई फर्म को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स की अमाउंट की पेमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर अगर अदर पर्सन है तो और उसके पास पैन नंबर भी नहीं है, तो 2% से उसका TDS कट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 194C। एक कंडीशन ये है कि जब वन टाइम पेमेंट 30,000 रुपीज से ज्यादा होगी तो ही TDS कट होगा अकॉर्डिंगली, कि पैन नंबर नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल HUF है तो 1% से, अदर पर्सन्स के केस में 2% से। या तो वो वन टाइम की पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा हो जाए उस प्रीवियस ईयर की, या फिर जो टोटल सम पे कर रहे हैं पूरे साल के अंदर, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो भी TDS की गिवन रेट्स के अकॉर्डिंग डिडक्शन की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 194D TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, आप इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनीज के अंडर एजेंट हैं, एजेंट के तौर पर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है। अब क्या वो उस इंश्योरेंस कमीशन को कंपनी पे कर रही है, तो जब कंपनी पे कर रही है तो वो चेक करेगी कि इंश्योरेंस कमीशन जब आपको पे करेगी, अगर वो 15,000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट का इंश्योरेंस कमीशन है तो कंपनी उसी वक्त कमीशन आपको पे करते वक्त 10% से TDS कट कर देगी। और अदर्स के केस में, यानी कि वो कंपनी के अलावा कोई हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन कंपनी है, तो उस केस में TDS वो जो रेट अप्लाई करेंगी वो होगा 5%। सेक्शन 194E TDS ऑन NRI, स्पोर्ट्स पर्सन, एसोसिएशन और एंटरटेनर, इन सब के ऊपर सेक्शन 194E एप्लीकेबल होगा कि अगर इनको इंडिया के अंदर कोई भी पेमेंट दी जाएगी तो 20% TDS कट करके दी जाएगी। नेशनल सेविंग
स्कीम से अगर कोई पर्सन विड्रॉ करता है तो विड्रॉल के टाइम पर अगर 2500 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉल है वो, तो फिर 10% TDS कट करने के बाद ही रिमेनिंग अमाउंट को वो रिसीव करेगा। सिमिलर वे में म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपने खरीदी हुई थी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स अब कंपनी रीपरचेज कर रही है, बायबैक कर रही है आपसे, तो जब ये आपका म्यूचुअल फंड यूनिट्स टर्मिनेट हुआ, जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगी, यानी कि कंपनी आपसे आपकी यूनिट्स वापस खरीद रही हैं, कोई कंसिडरेशन पे कर रही हैं, तो उस कंसिडरेशन पे 20% TDS कट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 194F। 194G TDS ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स सेल करने का आपका काम है। जिस कंपनी की लॉटरीज हैं वो आपको कमीशन दे रही हैं, जितना आप सेल करोगे उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। अगर वो सेल की अमाउंट आगे 15,000, कमीशन की अमाउंट 15,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी तो TDS कट हो जाएगा 5% से। इससे 194H में ये बोला गया है कि 194D और G के अलावा आपको किसी और फॉर्म में कोई कमीशन मिलती है, ब्रोकरेज मिलती है और कमीशन की अमाउंट 15,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी तो 5% से TDS कट हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप रेंट पे करते हैं तो रेंट जब आप लैंडलॉर्ड को जमा कराएंगे तो उसी वक्त TDS कट हो जाएगा रेंट के ऊपर। अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी यूज करने के लिए दी गई है तो 2% से TDS कट होगा। अगर फर्नीचर भी दिया गया है बिल्डिंग के साथ साथ, फर्नीचर और बिल्डिंग दिया गया है तो TDS कट हो जाएगा 10% से, और तभी होगा जब रेंट की अमाउंट जो आप लैंडलॉर्ड को पे करते हो वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि 1,80,000 रुपये से ज़्यादा किराया जब आप दोगे तो उस रेंट के ऊपर भी TDS चार्ज किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो आपने यूज़ की 2% और फर्नीचर बिल्डिंग के ऊपर 10%, यानी कि आपको पेमेंट लैंडलॉर्ड को ज़्यादा करनी पड़ेगी। TDS ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस। ऐसे ही आपकी कोई रॉयल्टी इनकम होती है या प्रोफेशनल फीस आपको मिलती है, टेक्निकल फीस आपको मिलती है, अगर वो फीस आपकी 30,000 रुपीज से ज़्यादा है तो TDS कट हो जाएगा 10% से। प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बहुत सारे सेक्शंस मेंशन किए बट थोड़ा ब्रीफ ही लिया क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो आप अपनी रिकमेंडेड बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर इनफ टाइम होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक नया वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। इम्पोर्टेंट नोट्स। अब TDS कट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे सेक्शंस में इसको कवर भी किया, तो ये TDS हमने कहा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होगा, तो कब होगा? अगर डिडक्टर कौन है? गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई टैक्स कट कर रहा है, यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, तो आपका एम्प्लॉयर अगर इनकम टैक्स चालान जनरेट नहीं करता, सिंपली फटाफट से टैक्स कट कर देता है और डायरेक्टली ई फॉर्म में ही टैक्स को पे करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर, तो उसको सेम डे ये काम करना है, यानी कि चालान जनरेट किए बिना टैक्स पे करना है, तो उसको सेम डे पर जब उसने एम्प्लॉय का TDS काट दिया है तो सेम डे पर उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना है। अगर इनकम टैक्स चालान जनरेट करके वो टैक्स को जमा करवाना चाहता है तो उसको 7 दिन का गवर्नमेंट टाइम प्रोवाइड करती है, यानी कि फरवरी में अगर उसका टैक्स कट हुआ है तो 28 फरवरी खत्म होते ही जितने एम्प्लॉयज की टैक्स की अमाउंट है उसको 7 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स चालान के साथ गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करानी होगी। अगर डिडक्टर गवर्नमेंट नहीं है तो टाइम मिलेगा। अगर वो सैलरी है मार्च के मंथ की, मार्च के मंथ में उसे क्रेडिट किया है या उसको पे किया है, तो मार्च के मंथ की बात कर रहे हैं तो 30 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा, यानी कि फर्दर 1 मंथ उसको मिल जाएगा। 30 अप्रैल तक उसको TDS की अमाउंट गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करानी होगी डिडक्टर को। बाकी सारे केसेस में मार्च को छोड़ के, यानी कि बाकी मंथ्स की रिमेनिंग 11 मंथ्स की जो पेमेंट होगी वो उसको एम्प्लॉयर को या डिडक्टर को
7 दिन के अंदर अंदर, जब वो मंथ फिनिश हुआ, जिस मंथ का TDS कट किया गया है, उसके 7 दिन के नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ के 7 दिनों, फर्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर उसको ये TDS की अमाउंट गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करानी हो। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि तुमने मेरे पास टैक्स की अमाउंट TDS जितना आप कट करते हैं 7 दिनों के अंदर हमारे पास जमा कराते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को सिर्फ अभी एक अमाउंट पता चल रही है कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज से TDS जो इकट्ठा हुआ है, वो कितना TDS इकट्ठा हुआ है, 2 लाख रुपए। बट वो 2 लाख रुपए कैसे कैसे इकट्ठा हुआ, एम्प्लॉय वाइज हर एक एम्प्लॉय का कितना कितना TDS कट हुआ, वो कैसे पता चलेगा एम्प्लॉयर को, सॉरी गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए एम्प्लॉयर को क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जमा करानी होंगी, यानी कि 3 मंथ्स के गैप के बाद। कैसे करवानी होंगी, फॉर्म नंबर 24Q के अंदर और कंप्यूटर मीडिया के थ्रू, यानी कि ई फॉर्म से। तो जैसे कि 30 जून को क्वार्टर एंड हुआ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, वो डिडक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, प्राइवेट है आपका, तो 30 जून की स्टेटमेंट, यानी कि 30 जून तक जितना TDS कट हो गया 3 महीने का, अप्रैल मई जून, वो तीनों महीनों के TDS की स्टेटमेंट 15 जुलाई को ड्यू डेट होगी। 15 जुलाई को फॉर्म नंबर 24Q के थ्रू कंप्यूटर मीडिया से TDS की स्टेटमेंट्स फाइल करनी होंगी। अगर डिडक्टर गवर्नमेंट है तो 15 दिन का और टाइम एक्सीड हो रहा है, यानी कि 30 जून तक की जितनी भी TDS की स्टेटमेंट बनती है, वो सारी स्टेटमेंट कब तक फाइल करनी होगी, 31 जुलाई तक। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स की जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर है, एम्प्लॉयर हमारा गवर्नमेंट नहीं है, उसके अलावा है तो 15 अक्टूबर तक, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर उसको जमा करानी होगी स्टेटमेंट। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डिडक्टर है, तो फिर 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा, यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर। 31 दिसंबर है, 15 जनवरी, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 31 जनवरी। अगर 31 मार्च लास्ट वर्किंग डे फाइनेंशियल ईयर का, 31 मार्च का, इसके लिए क्योंकि वो क्लोजिंग हो रही है तो फिर यहाँ पे टाइम एक्सीड हो जाता है, यहाँ पे टाइम हो जाता है 15 मई। अप्रैल पूरा अप्रैल है और 15 डेज ऑफ मई, यानी कि 1.5 महीना मिल जाएगा अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा कराने का। और गवर्नमेंट डिडक्टर है अगर वो, तो फिर 31 मई तक, यानी कि 2 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा कि TDS की क्वार्टरली स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास सबमिट हो। कौन कौन से फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट स्लाइड के अंदर, फॉर्म नंबर 24Q वो किसके लिए है, सैलरी के लिए, यानी कि सैलरी में से TDS कट हो रहा है। अगर सैलरी के अलावा किसी और इनकम से TDS कट होता है तो फॉर्म नंबर 26Q। अगर प्रॉपर्टी सेल के ऊपर TDS कट हो रहा है तो 26QB। अगर सैलरी दी जा रही है NRI को तो फॉर्म नंबर 27Q। TDS सर्टिफिकेट, अच्छा लास्ट स्लाइड्स में हमने ये भी पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के पास क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा होगी। अब गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि TDS एक एम्प्लॉय का कितना कितना कट हुआ, 3 मंथ्स की सारी स्टेटमेंट उसके पास कंपाइल हो रहा है गवर्नमेंट के पास, बट एम्प्लॉय को नहीं पता, एम्प्लॉय नहीं जानता कि उसका TDS कितना कट किया एम्प्लॉयर ने, या एक स्टेटमेंट नहीं है एम्प्लॉय के पास कि उसका टोटल TDS जनवरी में कितना कटा है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जो हमारा प्रीवियस ईयर है अप्रैल टू मार्च, उसे नहीं पता कि TDS हर महीने कितना कटा। तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 16 के थ्रू बताता है। फॉर्म नंबर 16 एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे सैलरी में जितना जितना हर महीने टैक्स कट किया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी स्टेटमेंट वो फॉर्म नंबर 16 के थ्रू एम्प्लॉय को बताई जाती है। और फॉर्म नंबर 16 कब तक इशू कर दिया जाएगा, इसके लिए डेट है 15 जून।
सिमिलर वे में नॉन सैलरी का केस है तो TDS कितना कटा, फॉर्म नंबर 16A सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस पर्सन को, और TDS ऑन प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म नंबर 16B। अगर TDS टाइमली एम्प्लॉयर डिडक्ट नहीं करता है, या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है TDS कट करने का, अगर वो डिडक्ट नहीं करता टाइमली, जैसा कि डिडक्ट होना चाहिए पेमेंट के टाइम पर, या डिडक्ट कर लिया है बट उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, असेसी इन डिफॉल्ट। तो अगर वो डिफॉल्ट करता है डिडक्शन के अंदर, यानी कि जब वो टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था उसने उन डेट्स पर वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, बल्कि कुछ टाइम डिले कर दिया, जैसे कि 28 फेब को उसका टैक्स कट होना चाहिए था, उसने 28 फेब को टैक्स डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया है 10th ऑफ मार्च को, तो 10 दिन के लिए असेसी के ऊपर TDS की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी को ना यहाँ पर, असेसी इन डिफॉल्ट एम्प्लॉयर, तो उसके ऊपर TDS की पेनल्टी लग जाएगी 1% फॉर एवरी मंथ। या उसने टैक्स डिडक्ट तो कर दिया था बट जब टैक्स उसका गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे हो जाना चाहिए था, डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, उस पेमेंट, जैसे हमने बोला कि 7 डेज का टाइम होगा, 7 डेज के अंदर अंदर उसको टैक्स जमा कराना होगा, अगर उसमें वो डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 1.5% फॉर एवरी मंथ। और अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी तो फिर असेसिन डिफॉल्ट को सजा भी हो सकती है। कौन सी सेक्शन के अंदर, सेक्शन 276B, और वो सजा कम से कम 3 महीने की और जो बढ़कर 7 ईयर्स तक जा सकती है, और फाइन भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये है ऑल अबाउट TDS penalty. That's it from this video. I hope you got it, and if you will have any query, mail me at the given address. Thank you.